हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब वाली फैमिली शिवम क्लासेज में। हम 10th क्लास में जो साइंस की बुक को कवर कर रहे थे उसमें हमने जो हम विद्युत का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो है लगभग 2 पार्ट में आएगा, तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ में देखना है आपको, और जहाँ पे समझ में नहीं आए उसको पॉज लेना है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना है, और करते करते है ना 1 1.5 घंटे में हम पूरा पूरा चैप्टर है वो समझ लेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम, पहले मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ओके, हाँ, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आवेश के बारे में, मतलब चार्ज होता क्या है, क्योंकि चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, जैसे पानी के कण है ना जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है धारा उत्पन्न होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से भी धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा। उसके बाद में हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में। सेल है वो क्या करती है, विद्युत वाहक बल लगाती है जिसकी वजह से विद्युत विभव उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद्युत ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और विद्युत ऊर्जा है वो किन किन रूपों में काम आती है ये भी पढ़ लेंगे। और ये ओम का नियम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओम के नियम को पढ़ेंगे। उस ओम के नियम से ही प्रतिरोध की परिभाषा आती है वो पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध है वो किन पर निर्भर करते हैं, इनका मात्रक क्या होता है, और किसी तार की लंबाई चौड़ाई बढ़ने पर या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में प्रतिरोधकता में क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में पढ़ने वाला। ठीक है ना। उसके साथ साथ में परिपथ को, कोई विद्युत का सर्किट है उसको दर्शाने के लिए कौन कौन सी चिन्ह परिपाटी काम आती है। हम सेल तो बना नहीं सकते हैं, बैटरी बना नहीं सकते, तो उसके लिए छोटे छोटे सिंबल आते हैं, उन सिंबल को देखेंगे। उसके साथ साथ में प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब जो प्रतिरोध होते हैं रेजिस्टेंस, जो धारा का विरोध करते हैं, तो उनको हम अलग अलग पैटर्न में जोड़ जोड़ के नए नए सर्किट बना सकते हैं, जैसे श्रेणी क्रम में, एक सीरीज के रूप में, पार्श्व क्रम में। हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं इनको। ठीक है ना। पार्श्व क्रम में भी जोड़ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, और वहीं से है ना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी पढ़ेंगे। जब किसी परिपथ में या तार में है वो सुचालक तार में है वो विद्युत प्रवाहित की जाने पर क्या होता है, वो तापीय प्रभाव, यानी वो तार है वो गर्म होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है, और परिपथ में है वो घर में है वो इसका उद्देश्य क्या होता है लगाने का, उसके साथ साथ में कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजली का बिल किस हिसाब से आता है उसके बारे में पढ़ने वाले, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आवेश। आवेश या चार्ज क्या होता है। आवेश हमेशा किसकी वजह से उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो कोई भी परमाणु है, परमाणु है वो दो चीजों से, उसके अंदर मेन मूल 3 कण होते हैं, लेकिन चार्ज वाले जिसके ऊपर है ना, अब कोई ना कोई चार्ज होता है, प्लस माइनस होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है। तो विद्युत धारा किसकी वजह से उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो मान लो ये विद्युत परिपथ है, यहाँ पे कोई बल्ब है, मान लो ऐसे बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी है। एक बात याद रखना है कि जो बड़ी वाली लाइन है वो हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली लाइन है वो हमेशा किसकी होती है, माइनस की होती है। ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने स्विच बना दिया, स्विच से होते हुए बीच में मैंने अमीटर भी लगा दिया जो धारा का मापन करता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे ही हम स्विच, ये बैटरी है, इस बैटरी को मैंने जैसे ही ऑन किया, ऑन करते ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कूद जाता है किसमें, प्लस वाले में। प्लस वाले में कूदते ही यहाँ पे खाली जगह हो गई, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो इसकी जगह ले लेता है। यहाँ की जगह लेते ही यहाँ पे एक होल हो जाता है, फिर वहां पे साइड वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लेता है, तो यहाँ पे एक और होल हो जाता है। तो करते 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 देखो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, मतलब करते करते माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, और होल है या धारा है वो प्लस से माइनस की ओर जा रही है। मतलब विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, और इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से प्लस की ओर आते हैं। और ये है अमीटर, है अमीटर, जिसकी सहायता से हमें पता चलता है कि कितनी धारा है वो बह रही है। ठीक है ना। तो आवेश क्या होता है, आवेश हकीकत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युक्त चार्ज ही होता है, और इलेक्ट्रॉन वाले कण ही होते हैं हकीकत में। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से ही
विद्युत धारा है वो बनती है। ठीक है, थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं हम एक बार। कुछ फैक्ट बता देता हूं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना, आवेश के बारे में। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में मापते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। याद रखना है, कूलाम या फिर सी। अब एक कूलाम किसके बराबर होता है? एक कूलाम किसके बराबर होता है? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब यदि जो परिपथ था, जैसे हमने बल्ब बनाया था ऐसे परिपथ था, उस परिपथ में यहां से लेके मतलब माइनस से प्लस की ओर अगर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, ऐसे राउंड करके, तब है ना कितना कुल आवेश है वो प्रवाहित होगा? एक कूलाम के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? एक कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, एक मैंने परिभाषा बता दी। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, वही आवेश है। ठीक है, उसके साथ साथ में मैंने क्या बताया है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके साथ में एक बात ये भी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? क्योंकि हमारी किताब में है ना न्यूमेरिकल वैल्यू आई हुई है, तो आपको याद भी करना पड़ेगा। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं? 6 इंटू 10⁻18। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश जाता है पता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है ना, उसके साथ में मैंने क्या बातें बताई आपको? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और एक कूलाम में टोटल इलेक्ट्रॉन ऐसे कितने ट्रांसफर होते हैं? 6 इंटू 10⁻18, यानी 6 के पीछे है ना 18 जीरो लगा दो। इतने इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं माइनस से प्लस की ओर, उस टाइम उसका आवेश कितना होगा? एक कूलाम के बराबर होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले विद्युत धारा के बारे में। मैंने क्या बताया? जब विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित होने की वजह से, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो प्लस में आए, जिसकी वजह से क्या होती है? इसके विपरीत दिशा में क्या बनती है? एक धारा बनती है। क्या बनती है? धारा बनती है। उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की वजह से उत्पन्न धारा, आवेश के प्रवाह की वजह से उत्पन्न धारा क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, इसको हटा देते एक बार। क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। ओके, हाँ, मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। विद्युत धारा किसे कहते हैं? जब आवेश का प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो मतलब माइनस से प्लस की ओर, तब क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा बराबर आई। मैंने क्या बताया है कि आवेश की प्रवाह की दर, आवेश क्या होता है? कूलाम, क्यू से डिनोट करते हैं आवेश को, और प्रवाहित होने के लिए समय लगता है, तो टी यानी समय। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बन गया? मतलब इसकी हम नॉर्मल डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि इकाई समय में प्रवाहित आवेश की दर को ये क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं। आवेश प्रवाहित हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, और आवेश प्रवाह की दर मतलब रेट हमेशा टाइम के आधार पर निकाली जाती है ना, वैसे। तो
विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बन गया, विद्युत धारा, विद्युत की धारा, ठीक है ना, ये विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बट्टा समय। और ये समय है ना हमेशा सेकंड में लेना है, ठीक है ना, आवेश हमेशा किसमें, ये समय है वो हमेशा सेकंड में लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि है ना कोई धारा है वो प्रवाहित की जाती है, मान लो 5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है कितने सेकंड तक, मान लो 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो हमें आवेश ज्ञात करना है, आवेश यानी ये ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, विद्युत धारा दी हुई है कितनी हमें, 5 एम्पियर दी हुई है, देखो I बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय होता है। अब मैंने क्या दे दिया आपको, धारा दी हुई है 5 एम्पियर, धारा को हमेशा एम्पियर में मापते हैं, ठीक है ना, 5 एम्पियर दी हुई है, उसके साथ साथ में ये हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये दिया हुआ है कितना, 5 मिनट। अब मैंने क्या बताया, मिनट में नहीं, ये सेकंड में होना चाहिए, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 6 पंजे 30 यानी 300 सेकंड, कितने होंगे 300 सेकंड, तो Q बट्टा 300 लिख देंगे। फिर Q हमें ज्ञात करना आवेश, तो हम इस साइड लेके आ जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 300 यानी 5 3 15, 1500 गुलाम है वो आवेश प्रवाहित होगा अगर हम 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा है वो प्रवाहित करें। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आवेश ज्ञात कर सकते हैं, धारा ज्ञात कर सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। तो मैंने परिभाषा क्या बता दी, एक तो परिभाषा क्या बताई मैंने इसकी, विद्युत धारा किसे कहते हैं कि इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को मापते किससे, हमेशा इसका मापन किससे करते हैं, एक मशीन होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं अमीटर, क्या बोलते हैं, अमीटर, ऐसे ए से इसको डिनोट करते हैं, ऐसे अमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, अमीटर में मापते हैं। उसके साथ साथ में इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है इसका, एम्पियर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। माइंड बस यहाँ पे रखना है और कहीं पे भी नहीं, आसपास में कुछ भी चल रहा है बस ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है ना। अगर डिस्टर्ब होते हो या फिर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा बैक लो सॉरी, उसके बाद में वापस है ना जब माइंड पूरा फ्रेश हो जाए वापस देखना शुरू कर दो, मतलब आराम से देखना है। एक बार आपने आराम से समझ लिया ना इसको, तो मतलब लंबे टाइम तक आपको याद हो जाएगा, बार बार देखने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे, उसके बाद में आप है ना क्वेश्चन आंसर देखोगे ना अपनी पासबुक से या डैश वर्क से, आपको आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये सारे नोट्स है मेरे पास में, मैंने नोट्स बनाए थे इस चैप्टर के, तो मैं नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे अपने जो टेलीग्राम वाले चैनल है उस पर भी, और आप है ना शिवम क्लासेज ऑफिशियल नाम से आप है ना व्हाट्सएप चैनल भी है ना सर्च कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो सकता है अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो आप व्हाट्सएप वाले चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है ना। ये मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ओके। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, अमीटर से मापते हैं, अमीटर। और मात्रक क्या होता है इसका, एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और क्या मात्रक बन सकता है, देखो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आई बराबर होता है आवेश बट्टा समय, आवेश प्रवाह की दर को तो विद्युत धारा कहते हैं। अब इसी से हम क्या एक नया मात्रक क्या बना सकते हैं, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, मैंने अभी बताया, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का एक नया मात्रक क्या बन जाता है, कूलाम बट्टा सेकंड, या कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। आप जो चाहो याद रखो, लेकिन ये वाला याद रखना ज्यादा जरूरी है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, ठीक है। हाँ, परिभाषा बता दी मैंने आपको,
मापने वाला यंत्र, मात्रक बता दिया, मात्रक, मापने वाला यंत्र, परिभाषा बता दी मैंने आपको, डेफिनेशन, ठीक है। उसके साथ साथ में इसको मापते किससे है, अमीटर से मापते हैं। और कोई भी सर्किट होता ना विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर को हमेशा याद रखना है कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, ये याद रखना है। किसमें जोड़ते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बिल्कुल सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है ना, पैरेलल या समांतर में नहीं जोड़ते, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये हमेशा याद रखना है। अमीटर को हमेशा किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि जो आदर्श, मतलब बिल्कुल आइडल है ना अमीटर होगा ना, आदर्श अमीटर, उसका प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध मतलब धारा को रोकने की शक्ति है ना, कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। मतलब बिल्कुल भी धारा को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, आराम से अपने में से प्रवाहित होने देगा, तभी वह वो आदर्श अमीटर कहलाएगा। ये याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी किताब में आया हुआ भी है और इसे पूछा भी जा सकता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है कितना, अनंत होता है, 0 होता है, 5 होता है, 1 होता है, कितना होता है। तो आपको याद रखना है आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, धारा को रोकता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है ना। उसके साथ में आगे चलते हैं हम, मैंने डेफिनेशन, मापने की इकाई, मात्रक, ये सब बता दिया। अब हम आगे देखते हैं, अब कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है ना, मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको, उसके साथ साथ में आवेश, मात्रक ये बता दिया, और 1 एम्पियर ये भी बता दिया। हाँ, 1 एम्पियर की परिभाषा हम आगे देख लेंगे, ठीक है, ओके। विद्युत धारा किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर भी होता है, और कूलाम प्रति सेकंड भी होता है ना, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो, 1 एम्पियर किसे कहोगे, तो देखो धारा का भी हमने क्या सूत्र देखा था, ये था धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय, ये होता है धारा का सूत्र। आवेश क्या होता है, कूलाम, समय सेकंड में। तो 1 एम्पियर मतलब यानी कि धारा का मान 1 कब आएगा, जब आवेश भी है वो कितना हो, 1 कूलाम हो, सेकंड भी है वो 1 सेकंड हो, तभी तो 1 में 1 का भाग देने पे 1 आएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा, कि 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस समय विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर के बराबर होगी। ये लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि एम्पियर यानी धारा, धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश बट्टा समय। अगर ये भी 1 कूलाम हो, ये भी 1 सेकंड हो, तो अपना आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी ना। तो इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बन भी सकता है, 1 एम्पियर, 1 ओम, 1 वोल्ट क्या होता है, इन सबके बारे में देखने वाले, ठीक है ना। बिल्कुल माइंड को रिलैक्स होकर पढ़ते रहना है, बिल्कुल भी आराम से, ठीक है ना। विद्युत धारा मैंने बता दिया, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय, है ना। 1 एम्पियर की परिभाषा भी बता दी मैंने। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो वहां पे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर के बराबर होगी। अब है ना, 1 एम्पियर तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अगर है ना किसी परिपथ में बहुत कम धारा, बहुत सूक्ष्म धारा बह रही है, तो उनको भी मापने के लिए कुछ छोटी छोटी यूनिट बनाई गई है, जैसे 1 मिली एम्पियर क्या हो सकती है, 1 मिली एम्पियर हो सकती है, 1 माइक्रो एम्पियर हो सकती है। ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मिली एम्पियर, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। देखो एम्पियर का मतलब तो समझ आ जाएगा, धारा होगा, ठीक है ना। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, 10 की घात -3 के बराबर होती है। 1
मिली यानी 10 की घात -3, ठीक है ना, यानी 0.001 एम्पियर के बराबर, ठीक है। ऐसे ही 1 माइक्रो यानी 10 की घात -6 एम्पियर किसके बराबर होगी? 0.0000001 हो गया, इतने के बराबर होगी। आप है ना बस इसको याद रखना है, माइक्रो मतलब 10 की घात -6, मिली यानी 10 की घात -3। आपने मैथ में पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। तो धारा की परिभाषा हो गई, मात्रक बता दिया मैंने, किसमें मापते हैं? अमीटर से मापते हैं, और उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं? अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला 1 एम्पियर किसे कहते हैं ये भी हमने बता दिया। अभी हमने देखा है सूक्ष्म धारा, बहुत छोटी छोटी धारा होती है, तो उसको मापने के लिए क्या करते हैं हम? उसको मिली एम्पियर में या फिर माइक्रो एम्पियर में मापते हैं। मिली एम्पियर यानी 10 की घात -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर यानी 10 की घात -6 एम्पियर, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू है ना 10 की घात -3 -6, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आती है हमेशा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलो आगे चले। देखो मैंने मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर बता दिया, अमीटर बता दिया। अब हम देखने वाले विद्युत विभव के बारे में आगे देखते हैं। किसके बारे में देखने वाले? अभी विद्युत विभव के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब विद्युत विभव मतलब देखो, ये मान लो कोई है, वो विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर कोई आवेश है ना, कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, वो अपने ऊपर कोई बल अनुभव करता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कोई सेल, बैटरी, उसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र। एक उनका एक फिक्स एरिया है जहां तक है वो आवेश के ऊपर क्या करते हैं? बल लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अनंत पर है, वो क्या पड़ा है? कोई धन आवेश पड़ा है, मतलब प्लस वाला कोई आवेश पड़ा है। इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है, मतलब किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? अगर कोई अनंत पर आवेश पड़ा हुआ है, उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, यहां तक लाने के लिए। अब विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर क्या होता है? देखो ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं एक बार, है ना। हाँ, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? किसी सेल द्वारा, बैटरी द्वारा, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? मैंने नॉर्मल डेफिनेशन बता दी, मतलब वह क्षेत्र जहां तक कोई बैटरी है या सेल है, वो क्या करता है? किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। उनका फिक्स एरिया होता है उसको। अब देखो यहाँ पे कोई है ना आवेश पड़ा हुआ है, कोई धनावेश पड़ा हुआ है, ठीक है, बिंदु ए पर। ये बिंदु बी है, ठीक है। और इस आवेश को, इस आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इकाई धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। आप नोटिस करते होंगे कि है ना, ऊर्जा का फ्लो हमेशा है ना ज्यादा से कम की ओर होता है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज ए बिंदु पर ज्यादा है, विभवांतर ज्यादा है, बी बिंदु पर है वो विभवांतर कम है। तो वोल्टेज की वजह से ही आवेश हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाते हैं, ज्यादा वोल्टेज से कम की ओर जाते हैं। जैसे अगर मैं ना अपने जो घरों में परिपथ है उसके अंदर अपने हाथ डाल दूं, मैं तो हाथ डालूंगा तब क्या होगा? वहां पे वोल्टेज ज्यादा है, घरों में 220 वोल्ट का आता है। मेरे शरीर की जो वोल्टेज है वो बहुत कम होती है, बिल्कुल माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर तक होती है। तो वहां से करंट है वो मेरे अंदर आएगा, ऐसे ही होगा ना। तो आवेश का प्रवाह हमेशा ज्यादा से कम की ओर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा उष्मा, तापमान है, अगर हम आग के पास में बैठते हैं तो हमारी उष्मा है ना उसमें थोड़ी जाती है, आग वाली उष्मा है वो हमारी ओर आती है, ज्यादा से कम की ओर होती है। तो ज्यादा वोल्टेज वाला बिंदु से
ज्यादा वोल्टेज वाले बिंदु से कम वोल्टेज वाले बिंदु की ओर है वो आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर की वजह से, यहाँ पे विभव ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो विभव के अंतर की वजह से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मैंने विभव के बारे में क्या बताया? विभव क्या होता है? कोई इकाई धनावेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, कार्य मतलब वर्क या डब्ल्यू, ठीक है, उसे तो विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं? अगर कोई विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर है वो किसी इकाई धनावेश को एक स्थान से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इकाई धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु की ओर आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ आ गया? विभव में क्या था? अनंत से ला रहे हैं हम विद्युत क्षेत्र के अंदर, और विभवांतर में क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक स्थान से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर हम आवेश को लेके जा रहे हैं, और उसको ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना? आई होप ये समझ आया होगा। चलो अब है ना थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं। हाँ देखो मैंने क्या बताया, किसी इकाई क्षेत्र मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी इकाई आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया विभवांतर का सूत्र? विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य बट्टा आवेश, उस आवेश की मात्रा कितनी है और कार्य है वो कितना किया गया है। ठीक है, ये बन जाएगा विभवांतर का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे किया गया वर्क या कार्य, क्यू क्या है? आवेश, है ना। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? इकाई विद्युत क्षेत्रफल में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर का सूत्र क्या बन गया? कार्य बटा आवेश, क्योंकि आवेश को ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया? इसके डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला बना है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आई होप यहां तक समझ आया होगा। तो विभवांतर की परिभाषा मैंने क्या बताई? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विभवांतर कहते हैं। इसको मापते किससे है? इसको मापने के लिए होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में। इसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम कहते हैं, उसमें जोड़ते हैं। समांतर क्रम मतलब बिल्कुल जहां पे इस टाइप से हम सर्किट बनाएंगे उसको बोलते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। और आदर्श वोल्ट मीटर, कोई आदर्श बिल्कुल आइडियल वोल्ट मीटर होगा ना, आदर्श वोल्ट मीटर है ना, उसका प्रतिरोध देखो मैंने है ना थोड़े टाइम पहले अमीटर का आदर्श अमीटर के बारे में बताया था कि आदर्श अमीटर होता ना उसका प्रतिरोध है वो बिल्कुल शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। आइडल है तो अनंत होगा, वरना वैसे थोड़ा कम ही होता है, अनंत हो ही नहीं सकता प्रतिरोध। तो भी है ना जो आइडल होगा उसका है ना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। इसका मात्रक कैसे बनाएंगे हम? देखो हमने विभवांतर का भी फॉर्मूला क्या लिखा था? विभवांतर V बराबर किया गया कार्य
आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है ना। तो इसी फॉर्मूले से क्या बनते हैं? मात्रक बनते हैं। जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? हमेशा जूल होता है। क्या होता है? जूल। जूल को हम जे लिख सकते हैं ऐसे। आवेश का मात्रक क्या होता है? अभी मैंने बताया आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? जूल बट्टा कूलाम। जूल बट्टा कूलाम। एक तो ये बन गया मात्रक जूल बट्टा कूलाम, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? जूल प्रति कूलाम। क्या कह सकते हैं इसको? जूल प्रति कूलाम। अब है ना, ये जो समझ रहे हो ना, समझने के साथ साथ में ना रफली ऐसे फटाफट लिखते भी रहना। मतलब रफली लिखना है, माइंड में ऐसे लिखते रहोगे ऐसे। हाँ ये भी आ गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे करते करते मतलब 1-1.5 घंटे में आपका चैप्टर पूरा पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद में आप आराम से ये नोट्स पढ़ोगे ना, आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा। और मुझे लगता है ना ये सबसे बेस्ट चैप्टर है। अगर पढ़ना हो तो मजे से आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। बस जब भी माइंड इरिटेट हो, बस माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर माइंड थका थका लग रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक लेना है, पानी पीना है, थोड़ी सी गहरी सांसें लेनी है, उसके बाद में वापस कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है। तो देखो विभवांतर का मात्रक क्या है? एक तो हो गया जूल प्रति कूलाम, जूल बटा कूलाम हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलाम, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पे इसका एसआई मात्रक रखा गया है। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। देखो अभी मैंने सारी चीजें क्या क्या बताई है। इसको मापते किससे है? वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा कौन से क्रम में जुड़ता है? पार्श्व क्रम में, पार्श्व या श्रेणी क्रम में। आदर्श वोल्ट मीटर है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा? अनंत होगा। कितना होगा? अनंत। कौन से क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में, ठीक है ना। अब आप पार्श्व क्रम में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मात्रक क्या होता है इसका? एक तो मैंने बता दिया अभी, जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम या जूल बटा कूलाम कह सकते हैं। जूल बटा कूलाम कह सकते हैं। सॉरी, जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो एसआई मात्रक क्या होता है? इसका वोल्ट होता है। धारा का होता है एम्पियर, और इसका क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। उसके साथ साथ में इसकी परिभाषा मैंने बता दी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, है ना। अब और क्या छूट गया इसके अंदर? मैंने परिभाषा बता दी है, किया गया कार्य ये बता दिया मैंने। विभवांतर, मात्रक, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। एक वोल्ट, हाँ ये परिभाषा देख लेते हैं एक बार, है ना। एक वोल्ट किसे कहेंगे? एक वोल्ट किसे कहेंगे? देखो एक वोल्ट की अगर आप परिभाषा क्या लिखोगे, जैसे हमने थोड़े टाइम पहले एक एम्पियर की परिभाषा लिखी थी, जब, है ना। देखो धारा का सूत्र क्या था? आवेश बट्टा समय, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। धारा का सूत्र क्या होता है? आवेश बट्टा समय होता है, क्योंकि इकाई समय में प्रवाहित आवेश की वजह से क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है। तो अगर एक कूलाम आवेश है वो 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो 1 एम्पियर है वो धारा होती है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही वोल्ट का भी हमने, अभी विभवांतर का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? V बराबर क्या होता है? किसी इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। अब कार्य क्या होता है? जूल में मापते हैं, आवेश को है वो कूलाम में मापते हैं। तो हम इसकी, है ना, एक वोल्ट की एक वैल्यू कब आएगी? V का मान 1 कब आएगा? जब W का मान, किया गया कार्य भी 1 जूल हो, आवेश भी है वो 1 कूलाम हो, तभी तो आएगा। तब हम क्या कहेंगे कि अगर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो अगर 1 जूल हो, 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो अगर 1 जूल कार्य किया जाता है, तब विभवांतर है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। यही तो होगा। अगर 1 जूल कार्य किया जाता है
एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। परिभाषा समझ में आ गई आपको? मतलब परिभाषा हमेशा फॉर्मूले से दी जाती है, ठीक है ना। इस टाइप की परिभाषा होती है ना, जैसे 1 वोल्ट किसे कहेंगे, 1 ओम किसे कहेंगे, 1 एम्पियर किसे कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 1 एम्पियर किसे कहते हैं, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश है वो प्रवाहित होता है तो धारा है वो 1 एम्पियर के बराबर होती है। अगर 1 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसे 1 वोल्ट कहेंगे। आगे हम है ना ओम के बारे में, प्रतिरोध के बारे में भी देखने वाले हैं कि 1 ओम किसे कहते हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो वापस वीडियो को बैक करो और वापस धीरे धीरे आगे लेके आ जाओ, ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। 1 वोल्ट की आई थिंक डेफिनेशन समझ आ गई होगी, यानी किसी भी 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 1 जूल अगर कार्य किया जाता है तो वहां पे विभवांतर है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। कार्य को हमेशा किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। ऊर्जा, ये याद रखना, ठीक है ना, मस्त बात है कि ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। चलो अब हम आगे देखते हैं ओम के बारे में। ओम का नियम क्या था इसके बारे में देखने वाले हैं। देखो ओम काकू ने क्या कहा था कि अगर मैं किसी तार में क्या करूं, विद्युत धारा है वो प्रवाहित करूं, मतलब किसी बैटरी से मैंने जोड़ दिया। बैटरी भी आप बनाना सीख लेना, ठीक है ना, साथ साथ में। देखो एक लाइन बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ऐसे, और छोटी को बड़ी से ऐसे जोड़ देना है, ऐसे, ठीक है। ये वाला बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, बल्ब जल रहा है, यहाँ पे स्विच था, ठीक है, और यहाँ पे अमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ये है वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, ये प्लस है ये माइनस है, बस। ओम ने क्या कहा था, ओम ने कहा था कि अगर हम अगर किसी हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसके आसपास में है ना, आसपास की जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, जैसे कि उस तार की लंबाई नहीं बदले, तार के क्षेत्रफल को नहीं बदले, तार को गर्म नहीं होने दे ना ठंडा होने दे, बिल्कुल जैसा तापमान था वैसा ही तापमान रखे, मतलब आसपास की संपूर्ण सारी परिस्थितियों को स्थायी रखते हुए, सभी परिस्थितियों को अगर मैं स्थायी रखूं और बैटरी के वोल्टेज को मैं बढ़ाता जाऊं, बैटरी के विभवांतर को मैं बढ़ाऊं, तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा भी है ना क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि विभवांतर को बढ़ाने पर विद्युत की जो धारा होती है ना वो भी क्या होती है, बढ़ती है। विभवांतर को घटाने पर विद्युत धारा भी है वो घटती है। इसका मतलब क्या है, ओम ने क्या कहा था कि पर्यावरणीय बाहर वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों को स्थायी रखते हुए, यानी तार की लंबाई हो सकती है, तार की लंबाई को, तार के क्षेत्रफल को और आसपास के तापमान को स्थायी रखते हुए अगर मैं विभवांतर को, बैटरी के विभवांतर को बढ़ाता जाऊं तो धारा भी है वो बढ़ेगी, विभवांतर को कम करूं तो धारा भी है वो कम होगी। यानी कि विभवांतर है वो, विभवांतर वोल्टेज विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती, इसको बोलते हैं समानुपाती, ये याद रखना आपको, ठीक है। मैंने थोड़ी सी गंदी लाइन बना दी है, हाँ, विभवांतर है वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अब ये तो कोई फॉर्मूला बना नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं बना, इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें। ये संबंध किस काम आएगा हमारे, है ना। क्या बोला था ओम ने कि बाहर वाली परिस्थितियों को, मतलब सभी सभी परिस्थितियों सभी परिस्थितियों सभी परिस्थिति को स्थायी रखकर, कौन कौन सी परिस्थिति, सभी भौतिक परिस्थितियां, ठीक है ना, सारी भौतिक परिस्थितियों
को स्थायी रखकर, जैसे तार की लंबाई, तापमान, दाब, ये सब है वो स्थायी रखकर अगर मैं वो विभवांतर बढ़ाऊं तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटाऊं तो धारा भी है वो घटेगी। यानी कि विभवांतर है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या याद रखना है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ऐसे, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बता दिया आपको कि विभवांतर है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ये तो मैंने बता दिया। अब जैसे ही हमने ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाया तो यहाँ पे कोई ना कोई एक स्थिरांक आएगा, कोई ना कोई मतलब एक नया नंबर आएगा जो इस फॉर्मूले को क्या करता है, वो संतुलित रखता है। तो मैंने ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाया और यहाँ पे एक नया चिन्ह लेके आ गया रेजिस्टेंस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण जो है ना धारा को आगे बढ़ने से रोकता है। क्या करता है, धारा को आगे बढ़ने से रोकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से देखो, V बराबर है आई आर या आर आई जो भी है। तो यहां से प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आर को मैंने यहां पे रखा, आई गुणा में था, नीचे आते ही वो भाग में आ जाएगा, यही होगा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास में, प्रतिरोध बराबर V बटा आई, यानी विभवांतर बटा धारा, विभवांतर बटा विद्युत धारा, इनका जो अनुपात होता है ना वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और अगर मैं विभवांतर और धारा में ग्राफ बनाऊं, क्या कर दूं, विभवांतर और धारा में अगर ग्राफ बनाऊं तो हमेशा है वो सरल रेखा में ही प्राप्त होगा। किसकी रेखा में, कौन सी रेखा में, सरल रेखा में, सरल रेखा में ही प्राप्त होगा। ये भी आपको याद रखना है कि विभवांतर, ओम के नियम के अनुसार अगर विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ बनाए जाए तो ग्राफ है वो किसके रूप में प्राप्त होगा, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ये भी आपको याद रखना है। पहले मैंने क्या बताया, ओम का नियम क्या था कि अगर हम सभी भौतिक परिस्थितियों को स्थायी रखें, यानी तार की लंबाई, तार के तापमान, क्षेत्रफल, सबको स्थायी रखें और विभवांतर को बढ़ाएं तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर को घटाएं तो धारा भी है वो घटेगी, अर्थात विभवांतर है वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बताया था किसने, ओम ने बताया था, ठीक है। तो हम जब हम समानुपाती वाला ये चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया है वो स्थिरांक आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। V बराबर आर आई, क्या है, यहाँ पे आर है वो प्रतिरोध है, ठीक है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा को आगे बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बन गया, R बराबर V अपॉन आई, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। आराम से, बिल्कुल आराम से बिल्कुल माइंड को कूल रख के ही पढ़ते रहना है, ठीक है ना। थोड़े थोड़े टाइम में धीरे धीरे ब्रेक लेते रहना है, पानी पीते रहना है और मस्त से पढ़ना है। 1-2 घंटे में पूरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, इसमें मतलब नुकसान कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो हम कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, बस ये सोचो। माइंड में बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर लोगे ना तो ना तो आप पढ़ाई कर पाओगे और ना ही अपना बेस्ट दे पाओगे। और हमारे लिए अभी है ना यही मैटर कर रहा है कि हमें बेस्ट देना है। अननेसेसरी कुछ भी लाइफ में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में किसी के बारे में नहीं सोचना है, बस खुद के बारे में, खुद के टारगेट के बारे में। बस ये सोच लो कि है ना अभी आपको प्रूव करने का टाइम है, मतलब आपने पूरे साल में क्या क्या किया है, क्या क्या सीखा है, अगर सीखा है, नहीं सीखा है, जो भी किया है आपने, लेकिन अभी ये टाइम है खुद को साबित करने का कि घर वाले हमारे ऊपर कितने ट्रस्ट करते हैं। जो भी इंसान हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है उन ट्रस्ट वालों को सही साबित करवाना है, और जो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं उनको गलत साबित करना है, ठीक है ना। चलो, हो गया हमारा मोटिवेशन वाला, अब चलते हैं आगे, ठीक है। सॉरी, देखो मैंने ओम का नियम बता दिया है। देखो अब मैंने है ना अभी क्या बताया है, अगर प्रतिरोध की परिभाषा बोले कि प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक पदार्थ का, चालक या किसी भी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब विद्युत धारा को आगे नहीं जाने देता है, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देता है,
वही गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहलाता है, विरोध करता है। ठीक है, अभी मैंने विभवांतर समानुपाती होता है किसके? धारा के। किसके नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार, है ना, ओम के नियम से। फिर हमने क्या बनाया था? जैसे हमने ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाया तो प्रतिरोध लेके आए थे। यही क्या हमने, आर क्या है? प्रतिरोध। और यहीं से प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बन जाता है? विभवांतर बट्टा धारा, है ना। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला बन गया। प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम ही इसका मात्रक होता है, क्योंकि ओम ने नियम दिया था। और इसको है ना इस सिंबल से ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये भी मैंने बता दिया आपको, विभवांतर बटा विद्युत धारा, ये बता दिया। चलो ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं एक ओम की डेफिनेशन। क्या देख लेते हैं? एक ओम हम किसको कहेंगे? हाँ देखो, अभी हमने प्रतिरोध बराबर, पहले वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना, साथ साथ में रिवीजन करते रहेंगे तो आराम से हमें याद भी होता रहेगा। देखो मैंने है ना एक बताया था आपको, एक एम्पियर की परिभाषा। धारा वाले, धारा बराबर क्या होती है? आवेश बटा समय। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो वहां पे 1 एम्पियर धारा बहती है। एक वोल्ट की परिभाषा बताई थी मैंने इस वाले फॉर्मूले से, विभवांतर बराबर आवेश, सॉरी, किया गया कार्य बटा आवेश। यानी अगर 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर 1 जूल कार्य किया जाता है उसको 1 वोल्ट कहते हैं। ऐसे ही 1 ओम की परिभाषा क्या होगी? ये भी हम फॉर्मूले से करेंगे। अभी हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बनाया था? प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। क्या होता है फॉर्मूला? ये विभवांतर बटा धारा। ये मतलब पूरा माइंड में ही डाल देना है, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, विभवांतर बटा धारा, V बराबर IR, ये फॉर्मूला माइंड में डालना है आपको। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ये R का मान है वो 1 ओम कब होगा? जब V का मान भी 1 वोल्ट हो और धारा का मान कितना हो? 1 एम्पियर हो, तब इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1 ओम होगा। तो इसकी हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ के सभी भौतिक राशियों को स्थिर रखते हुए अगर किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है और वहां से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो वहां पे लगने वाला प्रतिरोध है वो 1 ओम के बराबर होगा। जब विभवांतर 1 वोल्ट हो, धारा है वो 1 एम्पियर हो, तो वहां पे प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल परिभाषा ही है, बस आपको ये फॉर्मूले आनी चाहिए। एक I बराबर, धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, विभवांतर बटा किया गया कार्य बटा आवेश, और प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। मतलब बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। मतलब बिल्कुल लड्डू लगेगा थोड़े टाइम के बाद में। हो सकता है थोड़ी शुरुआत में अभी है ना आप Q R T W सब में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप बिल्कुल माइंड को, हाँ ठीक है, पॉज करो फिर याद करो, फिर पॉज करो फिर याद करो, करते 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 आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल भी इतना टफ नहीं है ना। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं तो ट्राई करो अपना भी बेस्ट देने का। ठीक है, हाँ, अब है वो प्रतिरोध। प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? ये प्रतिरोध है वो कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, और किन किन चीजों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता है वो 3 चीजों पर होती है। अगर देखो मेरे पास में एक तार है, इतना लंबा तार है, ठीक है, इतना लंबा तार है, तो मतलब मैंने क्या बताया था? विद्युत धारा कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन है वो किसी चालक में से गुजरते हैं, और चालक में से गुजरने की वजह से ही विद्युत धारा है वो बनती है। यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के क्या होते हैं? छोटे छोटे परमाणु होते हैं। परमाणु क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन का विरोध करेंगे, जाने से रोकेंगे। तो अगर ये तार छोटा सा है, मान लो इतना छोटा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे। मान लो L लंबाई का तार है, ठीक है ना। और अगर मैंने इसकी लंबाई को दुगुना कर दिया,
मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये तार। तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी इसको, यानी कि जितना लंबा तार होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे जाने में प्रॉब्लम होगी, मतलब विरोध होगा। यानी कि प्रतिरोध है ना, लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अभी हमने क्या समझ लिया है कि प्रतिरोध है वो, प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को आगे जाने में प्रॉब्लम होगी, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। विरोध बढ़ ही तो रहा है इसमें, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। एक तो ये समीकरण बन गया पहला वाला। ऐसे ही बताओ, एक मान लो ऐसे एक पतला तार है, ठीक है, और एक ऐसा मोटा तार है। कौन से वाले में से इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकलेगा, इस बड़े वाले में से या छोटे वाले में से? इसका क्षेत्रफल है वो कम क्षेत्रफल है ना, कम है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से जाने की कोशिश करेगा तो इसके बीच में टक्कर ज्यादा होगी और इसको जाने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है, आराम से अंदर से इलेक्ट्रॉन है वो गुजर जाएगा, यही होगा। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ता है ना, जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाता है, यानी कि उसका प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो प्रतिरोध है वो, विरोध है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यही होता है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको, पहला मैंने लिखाया था आपको कि प्रतिरोध है वो, प्रतिरोध आर किसके समानुपाती होता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की, ये तार की लंबाई है, ठीक है ना, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। सेकंड है कि प्रतिरोध है ना, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल जैसे जैसे घटेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को जाने में प्रॉब्लम होगी और क्या होगा, प्रतिरोध अपना बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं पाएगा। तो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। ये मैंने आपको लेवल वाला बताया होगा कि जब समान लेवल पर होते हैं तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। अगर असमान लेवल पर है, मतलब आर ऊपर है ए नीचे है, इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, ऐसा होता है ना। प्रतिरोध सॉरी हाँ, प्रतिरोध एक तो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में तापमान पर भी है वो निर्भर करता है। चालक के लिए, कुचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, इन सब के लिए अलग अलग होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है प्रतिरोध है वो किन किन के ऊपर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर, क्षेत्रफल जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध अपना आप घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो चालक में भी क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर ज्यादा होगी, ठीक है ना। ये किसके लिए है, चालक के लिए। आप है ना बड़ी क्लास में देखोगे तो है ना, कुचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, इनके लिए थोड़ी सी अलग होती है। उसके साथ साथ में पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो पदार्थ कैसा है। पदार्थ कैसा है, अगर मान लो चांदी है तो चांदी का प्रतिरोध अपना आप ही कम होता है, चांदी है वो सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन मान लो मेरे पास में है शीशा है, शीशा क्या होता है धातु, फिर भी है उसमें विद्युत का प्रभाव बहुत कम होता है, कुचालक की तरह कार्य करता है। तो पदार्थ की प्रकृति, मतलब तार है वो कौन से पदार्थ से बनाया गया है उसकी प्रकृति पर भी है वो निर्भर करता है। तो मैंने क्या क्या लिखवा दिया आपको, प्रतिरोध है ना चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो लंबाई के, जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा उसका। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध अपना कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकल पा रहे हैं। तो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान चालक के लिए तापमान के समानुपाती होता है, जैसे जैसे तार को गर्म करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं देगा और टक्कर ज्यादा होगी तो प्रतिरोध अपना बढ़ जाता है। उसके साथ साथ में पदार्थ की प्रकृति पर, हम कौन सा तार काम में ले रहे हैं, चांदी का ले रहे हैं, कॉपर का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है।
चलो आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। ओके, मैंने क्या क्या बता दिया आपको। प्रतिरोध है वो एक तो लंबाई के समानुपाती होता है, सेकंड क्या बताया मैंने, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है ना, दो चीजें हैं वो मेन है। उसके साथ साथ में तापमान के भी समानुपाती होता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो देखो, एक और दो से मैं क्या बना सकता हूं इससे, प्रतिरोध है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए मतलब क्षेत्रफल है ना, एल मतलब लेंथ या लंबाई, ए मतलब एरिया या क्षेत्रफल। अब मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था आपको कि ये समानुपाती वाले चिन्ह हटाते हैं ना, तो वहां पे कोई ना कोई है ना नई नया कोई स्थिरांक या नियतांक आता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको हटाया, स्थिरांक को, इसको इस सिंबल को हटाया समानुपाती वाले को, तो यहाँ पे बराबर आ गया। और यहाँ पे एक और नया सिंबल आ गया, इसको रो बोलते हैं, रो, एल ए। रो हकीकत में क्या है, प्रतिरोधकता है। इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, या फिर इसको हम बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बनाया, फॉर्मूला कैसे बनाया था कि है ना, प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाया और मैंने क्या कर दिया, समानुपाती वाला चिन्ह हटाते ही यहाँ पे एक नया सिंबल आ गया जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और एल की जगह एल, ए की जगह ए, हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब है ना, देखो आर बराबर रो एल ए, ये भी प्रतिरोध का फॉर्मूला बन गया। थोड़े टाइम पहले हमने एक प्रतिरोध का फॉर्मूला ये भी बनाया था, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, ये भी फॉर्मूला होता है ना। दो फॉर्मूले हो गए प्रतिरोध के। ठीक है, अब देखो, ज्यादा खिचड़ी तो नहीं हो रही है ना, ज्यादा खिचड़ी हो जाए ना तो कोई नहीं, खिचड़ी बोलते हैं ना कि है ना, अगर दूध फट जाए तो दुख नहीं करना चाहिए, बस उसको उसे पनीर बना के, सब्जी बना के खा लेनी चाहिए। तो माइंड को थोड़ा थोड़ा रेस्ट देते रहना है और आराम से पढ़ते रहना है। मतलब देखो ना, मैं खुद, मेरी अभी हालत इतनी खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी है ना मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरी खुद की भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है फिर भी, है ना। तो मैं जितना दे रहा हूँ ना, कोशिश करो आप भी उतना दे दो। ठीक है, मैंने क्या बोला है, प्रतिरोध की निर्भरता तार की लंबाई पर निर्भर करती है। जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध अपना कम हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को साथ में लिखा था, जब ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाया, हटाते ही यहाँ पे क्या आ गया, प्रतिरोधकता आ गया, एक नया सिंबल आ गया, नया एक प्रतीक आ गया है। इसको बोलते प्रतिरोधकता भी बोलते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, आप इसको, और अगर मुझे ये विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। अगर ये निकालना है तो मैं इसको एक साइड में रख दूंगा, ए को ऊपर लेके आऊंगा, एल को नीचे लेके आऊंगा, ऐसे ही करूंगा मैं। तो आर बराबर, सॉरी, आर ए बट्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, रो। यानी कि प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, यही होता है। चलो ठीक है, अब है वो चालक बेलनाकार तार के लिए प्रतिरोध, प्रतिरोध आर, ये मैंने बता दिया है ना। अभी सारी की सारी वो पीछे मैंने बता दिया था। चलो ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको, प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई है वो बेलनाकार तार है ना, इसके लिए बता रहे हैं हम, है ना, बिल्कुल ऐसे चालक तार है। और इसी से हमने क्या बना दिया था कि प्रतिरोध है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाया, हटाते ही हम क्या लेके आ गए, प्रतिरोधकता लेके आ गए, जिसको रो बोलते हैं, रो एल ए, एल बटा ए, ये हो गया। जहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोधकता मैं याद करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस प्रतिरोधकता को अलग रखूंगा, ए को ऊपर लेके आऊंगा, एल को नीचे लेके आऊंगा। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या हो गया, आर ए बटा एल। आर क्या है, प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध है, एल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, तार का क्षेत्रफल है। ठीक है, एक बात याद रखना है, आगे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ पूछा भी जाता है
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि है ना, तार की लंबाई को अगर दुगुना कर दें और क्षेत्रफल को आधा कर दें, या तार की लंबाई को ही हम चेंज करें, तो उस आधार पर है वो प्रतिरोध कैसे बदलेगा। तो प्रतिरोध लंबाई को अगर मान लो मैंने दुगुना कर दिया तो 12 हो जाएगा, क्षेत्रफल को मैंने आधा कर दिया तो 1/2 हो जाएगा। फिर है ना, इस हिसाब से उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा 4L/A, यानी कि लंबाई को अगर मैंने दुगुना कर दिया और क्षेत्रफल को आधा कर दिया तो वो प्रतिरोध है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो तार का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, पाई डी स्क्वायर। तार का क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, पाई डी स्क्वायर होता है, ठीक है। जहां पाई का मान आपको पता ही है 22/7, और डी क्या है, यहाँ पे डी है व्यास, तार का व्यास। अगर त्रिज्या होता तो d/2 हो जाता, मतलब व्यास का आधा ये त्रिज्या होगी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि तार का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, पाई डी स्क्वायर। डी यहाँ पे क्या है, व्यास है, व्यास का स्क्वायर, ठीक है। ये भी याद रखना है। समझ में आ गया आपको। ये पूरा पूरा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, RA/L। क्या होता है ये, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध ये मैंने अभी बता दिया पूरा पूरा, तो अभी एक बार हम साथ साथ में रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, प्रतिरोध है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बार बार लिखेंगे, आराम से याद हो जाएगा हमें। इससे मैंने क्या बनाया था, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब मैंने समानुपाती वाला चिन्ह हटाया तो प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते इसको, L/A। इससे हमने क्या निकाल दिया, रो बराबर क्या हो गया, RA/L, ये हो गया। तार के लिए मैंने क्या बताया, पाई डी स्क्वायर, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। अब मैंने प्रतिरोध का मात्रक क्या बताया था, प्रतिरोध R का मात्रक मैंने क्या बताया था, ओम बताया था। क्या बताया था, ओम, ऐसे बताया था। ऐसे ही प्रतिरोधकता होती ना, प्रतिरोधकता इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होती है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। बिल्कुल सिंपल है। प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या लिखेंगे हम, प्रतिरोधकता की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण क्या करता है, जो किसी भी पदार्थ के चालक कुचालक होने के गुण को दर्शाता है, कि वो चालक है या कुचालक है। ये प्रतिरोधकता है वो सूत्र क्या था, RA/L, ये तो सूत्र हो गया। इसका मात्रक मैंने क्या लिखा अभी, ओम मीटर होता है। उसके साथ साथ में निर्भरता, ये मतलब है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे मैंने अभी प्रतिरोध के बारे में बताया था, प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती, जैसे तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ऐसे भी बताया था मैंने। और उसके साथ साथ में पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता था वो प्रतिरोध। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो होता है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर है वो, ये निर्भर करता है कौन, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, ठीक है। ये सारे नोट्स है ना, मैं उस ग्रुप में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम वाला लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे डालूंगा, साथ साथ में आप है ना बस देख लेना, लिख लेना आपको, ठीक है ना। चलो आगे चले, आई होप यहां तक समझ आया होगा। प्रतिरोधकता यानी रो के आधार पर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी है वो विद्युत का चालक है या कुचालक है। देखो प्रतिरोधकता का मैंने मात्रक क्या बताया था, ओम मीटर। क्या बताया मैंने, ओम मीटर, यही बताया। अगर है ना किसी चालक का, अगर कोई भी चालक है, कोई विद्युत का चालक है, तो उसकी प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी रेंज अगर 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6
ओम मीटर है तो वो क्या होगा, विद्युत का चालक होगा, मतलब उसमें से करंट आराम से प्रवाहित होगा। ठीक है, इस रेंज के बीच में 10⁻⁻8 से 10⁻6 के बीच में, क्योंकि ये रेंज आई हुई है तो आपको याद भी करना है। और कुचालक होता ना, जिसमें से करंट नहीं आता है, कुचालक या फिर इसको हीन चालक भी कहते हैं। ये भी वर्ड याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आप कुचालक में मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे, कुचालक सुचालक में। तो किताब में हमारा हीन चालक आया हुआ है, तो कुचालक की जो प्रतिरोधकता की रेंज होती है ना, वो होती है 10⁻18 से 10⁻17 10⁻17 ओम मीटर से 10⁻12 ओम मीटर के बीच में होती है। बहुत ज़्यादा प्रतिरोधकता होती है, जिसकी वजह से विद्युत है वो, इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते और करंट आगे प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, ये रेंज भी आपको याद रखनी है। मैंने प्रतिरोधकता के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी है। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, RA/L। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। किसके ऊपर निर्भर करता है ये, किसके ऊपर, पदार्थ की जो प्रकृति है ना, मतलब कैसा पदार्थ का बना हुआ है, जैसे चांदी का है, तांबे का है, शीशे का है, उसके ऊपर ही प्रतिरोधकता है वो निर्भर करती है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर। मस्त बात बताओ, एक क्वेश्चन बनने लायक है वो। क्वेश्चन अगर दे दे कि अगर मैं तार की लंबाई, जैसे RA मतलब प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है कि अगर तार की लंबाई को दुगुना कर दे, क्षेत्रफल को 3 गुना कर दे या 4 गुना कर दे, ऐसे बोल दे 3 गुना या 4 गुना कर रहा हूँ, प्रतिरोध को बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो बताओ प्रतिरोधकता पे है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम माइंड में है ना, अगर हमें पता नहीं होगा कि प्रतिरोधकता सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल, लंबाई, इनके बीच में कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यानी कि पदार्थ की प्रकृति नहीं बदले। अगर जैसे लोहे का तार है तो भले ही वो 4 किलोमीटर का लंबा हो या 4 सेंटीमीटर का, उसकी प्रतिरोधकता हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता सिर्फ है ना पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो पदार्थ, वो तार है वो लोहे का बना है या चांदी का बना है। ठीक है ना, बाकी लंबाई, क्षेत्रफल किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रतिरोध में फर्क पड़ता है। प्रतिरोध है ना, क्षेत्रफल बढ़ने पर घटने पर, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आई होप है ना, मुझे लगता है यहाँ तक ठीक है। ठीक है, आगे वाला है ना पार्ट में है ना, कल तक इसको अपलोड कर दूंगा, तो सेकंड पार्ट और वो कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ में। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्योंकि 1 घंटे का वीडियो भी बन गया, आप खुद भी है ना देखते देखते थक जाओगे। तो यहाँ तक ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। ठीक है, मस्त पढ़ाई करना, मस्त रहना। ठीक है।